हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। आज हम लोग मिडवाइफरी का कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम लोग संडे के बाद हम लोग नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अलग टॉपिक देखेंगे। आज हम लोग मिडवाइफरी का जितना क्वेश्चन हो सकते हैं उतना क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग लगभग 300 क्वेश्चन इसका देख लिए हैं और अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसलिए इससे हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन आज हम लोग इसका जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से टॉपिक चेंज करके नई टॉपिक लाएंगे। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके ज़रूर क्लास में जुड़ जाइए। डेली क्लासेज हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशन वाला थ्योरी वाला नोट्स भी आप लोगों को ग्रुप के ज़रिए मिल जाते हैं व्हाट्सएप पे। साथ ही आपको जो भी कोई वैकेंसी आती है उसकी भी जानकारी आप लोगों को मिल जाता है। तो ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके क्लास में जुड़ जाइए, निश्चित ही आपकी तैयारी के लिए फ़ायदे होंगे। तो चलिए, हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मातृ मृत्यु दर मैटरनल, इसके बारे में हम लोग पिछला एक क्वेश्चन आया था वहाँ पर देखे थे डिटेल्स में। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है। इससे पहले जो एक क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर पूछा था मतलब कि सबसे बड़ा कारण क्या है, यहाँ पर पूछा है दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है। तो देखिए, पहला सबसे बड़ा कारण या कह लीजिए कि सबसे बड़ा कारण क्या है, तो प्रसूति रक्त स्त्राव होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है दूसरा, मतलब कि इसका दूसरा फैक्टर क्या है जिससे कि मतलब मैटरनल डेथ जो मातृ मृत्यु दर होती है जो ज़्यादातर होते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पहला तो आप लोग जान लिए कि प्रसूति रक्त स्त्राव होते हैं, प्रसूति जिसको बोलते हैं प्रसूति रक्त स्त्राव। दूसरा क्या है, संक्रमण, इन्फेक्शन के जरिए भी मातृ मृत्यु दर का कारण बना रहता है, ठीक है। पहला आप लोग समझ लिए कि प्रसूति रक्त स्त्राव था, दूसरा क्या हो गया, संक्रमण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक युवा महिला जिसे 6 सप्ताह लिखा है यहाँ पर, कंफ्यूज मत करिएगा, सप्ताह से होते हैं ना, वहीं पर मिस प्रिंटिंग हुआ है। 6 सप्ताह से एमनियोफोबिया है तथा प्रेगनेंसी टेस्ट एब्डोमेन तथा USG स्लो इम्पैक्ट यूटेरस है। तो महिला डायगोनाइज है किससे, कंप्लीट एब्रेशन से या ओवरियन साइट से या इपेट्रिक प्रेगनेंसी से या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इस टाइप से यदि 6 सप्ताह बाद किसी युक्त महिला में ये अगर ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं तो वो क्या चीज़ से युक्त होते हैं, तो वो नॉर्मली एप्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। क्या होता है, उसको एप्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एप्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इस टॉपिक में थोड़ा सा आपको नेम कुछ ऐसे मिलेंगे, तो उसके लिए घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। एक है कि अगला क्वेश्चन है कि एक प्रेग्नेंट वुमन, मतलब कि यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया, मतलब कि एक गर्भवती महिला में रेट्रोवेटेड यूटेरस, गर्भाशय है ना, यूटेरेटेड यूटेरस के साथ यदि रिटेंशन ऑफ यूरिन, मतलब कि जो मूत्र निकलते हैं उसके सामान्य पाया जाता है। मतलब कि उसमें जैसे क्या, किसी भी गर्भवती महिला में उसके गर्भाशय का पता लगाने के लिए यूरिन या और भी माध्यम होते हैं, जैसे ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, इन सब से कैसे पता चलता था, तो PHC से चलता था। वो हमने आपको पूरे डिटेल्स में हमने आपको बताए थे FHP के बारे में, मतलब कि उसके बारे में, तो वहाँ पर डिटेल्स में हम लोग चर्चा भी किए थे। तो ये कह रहा है कि किस सप्ताह में सामान्यतः देखने को मिलते हैं। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन सामान्यतः जो पाए जाते हैं प्रेगनेंसी गर्भवती महिला में, वो कब पाए जाते हैं या कब देखने को मिलते हैं,
तो ये 12 से 16 सप्ताह के बीच। कब? तो 12 जब गर्भधारण करते हैं तो यूटेंशन ऑफ यूरिन कब पाया जाता है? तो 12 से 16 सप्ताह के बीच में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ अवस्था में सबसे सुरक्षित एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग है। एंटी ट्यूबर ड्रग जो मतलब एंटी ट्यूबरक्यूलर जो ड्रग होते हैं वो कौन से हैं? जैसे क्या है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है रिफाम्पिसिन या एथैम्ब्यूटोल। इस तरीके से आपको सारा ऑप्शन दिया गया है। तो गर्भ अवस्था में जो सबसे सुरक्षित एंटीयूबर जो क्यूलर ड्रग होता है, ड्रग मेडिसिन जो होती है, वो कौन से होते हैं? तो वो आपका होता है आइसोसाइनाइड। क्या होता है? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड मतलब कि एंटीयूबर क्यूलर ड्रग होते हैं ये, मतलब कि गर्भ अवस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? आज ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में योनि वजीना का लक्षण क्या है? जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो उस समय वजीना का लक्षण क्या होता है, मतलब क्या उसमें विशेषता है या क्या लक्षण उसमें पाए जाते हैं? तो जैसे आपका ऑप्शन दिया गया है, इसमें पीएच का मान बढ़ जाता है। पीएच आप लोग जानते हैं कि अम्लता को नापने के लिए होता है, मतलब कि एसिडिटी या कह लीजिए कि क्षारीयता को मापा जाता है इससे। उसके बाद है ग्लाइसोन, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होते हैं। दूसरा क्या है? ग्लाइसिन कंटेंट का बढ़ जाना। तीसरा है पैथोजेनिक बैक्टीरिया की संख्या का बढ़ जाना। तीसरा है कि लैक्टोबेसिलाई जो की संख्या, उसकी जो संख्या वो बढ़ जाना। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान वजीना में जो होता है, वजीना का जो लक्षण होता है उसमें क्या होता है? तो लैक्टोबेसिलाई का बढ़ जाना ही होता है। ये मतलब कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान वजीना में इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिपल टेस्ट में कौन सा टेस्ट शामिल नहीं होता है? जो ट्रिपल टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे क्या है? MSFP ये टेस्ट का नाम है, HCG या UE3 या सेरम बिलिरुबिन। तो क्या है जो ट्रिपल टेस्ट में शामिल नहीं है? तो ट्रिपल टेस्ट में जो शामिल नहीं है वो क्या है? सेरम बिलिरुबिन। क्या है? सेरम बिलिरुबिन ट्रिपल टेस्ट में शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ जानते हैं ना, कि मतलब कि जो जैसे कि ये है गामा किरण, उसके बाद बहुत सारा जो तत्व होते हैं अल्फा, ये सब क्या है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो रहा है। जैसे फ्रीक्वेंसी उसके बाद बहुत सारा है, जैसे कि स्टैटिन हो गया और उसके बाद रेडियन हो गया। बहुत सारा होता है जो कि मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो वही कह रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ एमिनो एसिड का काम करता है। कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ है? जैसे क्या? आयोडीन 225, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट मतलब कि रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव है। रेडियम 225 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते, जैसे क्या? जैसे बहुत सारा एक्सरे करवाया जाता है, तो उसमें क्या है कि मतलब किरण निकलती है ना, वो उस किरण के माध्यम से, अल्ट्रासोनिक किरण निकलती है, उस किरण के माध्यम से पता लग पाता है। उसी तरीके से कैंसर सबका टेस्ट होता है, तो शरीर में रेडियो एक्टिव पदार्थ डाला जाता है जिससे कि वो एग्जैक्ट वहाँ उस लोकेशन पर वो रेडियो एक्टिव पदार्थ पहुँच सके, ताकि वो मशीन उसको डिटेक्ट कर सके। तो इस तरीके से इसी में कह रहा है कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ एमिनो एसिड में काम लेते हैं? कोबाल्ट 60 का, आयोडीन 125 का, या कोबाल्ट 625 का।
रेडियम 6 से 25 का। तो किसका प्रेगनेंसी के दौरान रेडियो एक्टिव पदार्थ लेते हैं, मतलब टेस्ट के लिए, मतलब कि इसमें, तो वो कौन सा है, तो आयोडीन 125। कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ, आयोडीन 125 एमिनो एसिड में काम लेते हैं, ठीक है, गर्भवती के दौरान। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गर्भ अवस्था में फोक्टस शब्द का प्रयोग किया जाता है। गर्भ अवस्था में फोक्टस शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, 0 से 3 सप्ताह तक के लिए, जब गर्भ धारण करते हैं उस समय 0 से 3 सप्ताह के लिए, या स्टार्टिंग से समझ सकते हैं, स्टार्टिंग से 5 सप्ताह तक, या 2 से 8 सप्ताह तक, या 9 सप्ताह से आगे को मतलब कि फोक्टस शब्द का प्रयोग किया जाता है। फोक्टस शब्द यदि आप लोग जब ड्यूटी पे जाएंगे और ये शब्द सुनने को मिलेंगे डॉक्टर के द्वारा, तो आप समझ जाइएगा कि गर्भ अवस्था का यह कब किस पीरियड में है। तो ये 9 सप्ताह से आगे की बात कर रहा है। कब से, तो 9 सप्ताह से आगे की बात को, जब एक टर्म आता है साइंटिफिक टर्म, उसको क्या कहा जाता है मेडिकल टर्म में, फोक्टस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एपिसियोटोमी प्रसव की किस स्टेज में की जाती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज में। तो ये कब किया जाता है, तो ये सेकेंड स्टेज में ही कर लिया जाता है। कब किया जाता है, तो सेकेंड स्टेज में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की लीगल परमिसेबल होता है, मतलब कि टर्मिनेशन मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को जब ख़त्म किया जाता है कि लीगल जो परमिशन देता है वो कब दिया जाता है, 12 सप्ताह के गर्भ अवस्था तक, या 16 मतलब कि सप्ताह की गर्भ अवस्था तक, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे भ्रूण का रूप क्या मतलब कि बच्चा में कन्वर्ट होने लगता है, इसलिए कब तक मेडिकल में इसका लीगल परमिसेबल है। तो ये जैसे कि 20 सप्ताह से पहले, या 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था को, या 32 सप्ताह तक के गर्भावस्था को, ये कब तक के गर्भावस्था के लिए होता है लीगल परमिसेबल। तो ये जो लीगल परमिसेबल जो होती है वो आपका होता है 20 सप्ताह के गर्भ अवस्था तक। कब तक, 20 सप्ताह के गर्भ अवस्था, उसके बाद नहीं कर सकते, ये मेडिकल के इलीगल हो जाएगा, ठीक ना। तो 20 सप्ताह तक में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकता है, ठीक है, मतलब कि प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय टर्मिनेट कर सकते हैं। कब तक, तो 20 सप्ताह की गर्भावस्था तक, उसके बाद नहीं किया जाता है, उसके बाद मतलब कि लीगल नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेगनेंसी के किस सप्ताह से किसी सप्ताह के मध्य प्लेसेंटा का डेवलपमेंट शुरू होकर पूर्ण हो जाता है। कह रहा है प्रेगनेंसी के किस सप्ताह से किस सप्ताह के मध्य, मतलब किस सप्ताह से किस सप्ताह के मध्य, मतलब जैसे कि 3 सप्ताह से 6 सप्ताह के बीच में, या किस सप्ताह से किस सप्ताह के मध्य में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट शुरू होकर पूर्ण हो जाता है। मतलब कि स्टार्टिंग में आपको हमने जब इसका थ्योरी क्लास सब लिए थे उस समय बताए थे कि प्लेसेंटा का निर्माण स्टार्टिंग में ही होने लगते हैं। तो प्लेसेंटा वही कर रहा है कि उसका डेवलपमेंट कब तक पूर्ण हो जाता है, किस सप्ताह से किस सप्ताह। जैसे इसमें दिया है फर्स्ट कि 3 वीक से 6 वीक, मतलब 3 सप्ताह से 6 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह, 12 से 20 सप्ताह, इस तरीके से दिया गया है। तो ये कब तक जाकर पूर्ण हो जाता है, तो ये आपका पूर्ण हो जाता है कब जाके, तो 6 से 12 सप्ताह तक। कब, 6 से 12 सप्ताह तक प्लेसेंटा का डेवलपमेंट पूर्ण हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होता है। लेबर रूम जो मेंटेन करके रखा जाता है वो कितनी डिग्री टेम्परेचर पे रखे जाते हैं।
इससे हम लोग ऊपर में पिछले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन देखे भी थे, आपके नोट्स के इससे ऊपर में बहुत सारा क्वेश्चन भी थे लेबर से रिगार्डिंग। तो ये कह रहा है कि लेबर रूम का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर माना जाता है वो कितना 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है। तो लेबर रूम यानी कि आप लोग रूम टेम्परेचर से भी समझ सकते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर का है समानतः 25 डिग्री सेल्सियस होते हैं, तो वही लेबर उसी के अप्रॉक्स होते हैं कितना, तो 24 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे आप लोग जिस परिवेश में जिस घर में जहाँ पर रहते हैं वो सब में कितना, तो नॉर्मली 25 डिग्री टेम्परेचर ही माना जाता है, ठीक ना। वही यदि फ्रीज सब की बात करें तो उस सब का टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब उसका टेम्परेचर कम होता है फ्रीज सब में, तब ना उसमें पदार्थ सब मेंटेन रखते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका रहता है। और उसके बाद उसमें तो और भी बहुत सारे होती है, रेफ्रिजरेटर के नीचे का तापमान और ऊपर का तापमान। इसके बाद है कि जन्मजात रूबेला, क्या है, जन्मजात रूबेला का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। जन्मजात अगर रूबेला मतलब है जन्म से ही, मतलब कि वो रूबेला है, तो उसमें कौन सा लक्षण नहीं होगा। बहरापन या मोतियाबिंद, हृदय संबंधित विकार, या क्लैफ्ट लिप एंड लिफ्ट प्लेसेंटा, मतलब कि होठ मोटा होना या बेडूला हो जाना, इस तरीके से, या कौन सा विकार होता है जो जन्मजात रूबेला के अंतर्गत, मतलब कि लक्षण यहाँ पर पूछ रहा है नहीं होते हैं, मतलब उसके अंतर्गत नहीं आते हैं जन्मजात रूबेला के अंदर। तो वो कौन से होते हैं, तो ये आपका जो है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट्स जो होते हैं, ये मतलब कि उसके अंतर्गत जन्मजात रूबेला के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें होने वाले जो डिफेक्ट है जन्मजात, यदि कोई बच्चा रूबेला से पीड़ित है तो उसमें बहरापन, मोतियाबिंद, उसके बाद हृदय संबंधित विकार, ये सब देखने को मिलते हैं। और ये मतलब कि क्लैफ्ट लिप एंड क्लैफ्ट प्लेट्स का जो विकार है उसके बारे में हमने आपको बताए भी थे, क्रोमोजोम से रिलेटेड होते हैं। क्रोमोजोम की संख्या बढ़ जाने पर ये, या उसके मतलब कि उसकी संख्या बढ़ जाने पर क्या, शरीर बेडोला होने लगता है, होठ मोट होने लगता है, इस तरीके से विकार देखने को मिलते हैं। तो ये जन्मजात रूबेला के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से प्रसव की द्वितीय अवस्था का लक्षण है। प्रसव की द्वितीय अवस्था का कौन लक्षण है। झिल्लियों का फट जाना, या गुद्दा का चौड़ा होना व फैलना, रक्त का टपकना, या उपयुक्त सभी। तो द्वितीय प्रसव की जो लक्षण है वो क्या है, झिल्लियों का फट जाना भी होता है, उसके बाद गुद्दा का चौड़ा होना व फैलना भी इसका लक्षण है, रक्त का टपकना भी द्वितीय प्रसव का लक्षण है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक नाल की जो औसतन लंबाई होती है वो कितना होता है। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या 150 सेंटीमीटर। तो नाभिक नाल की जो औसतन लंबाई होती है वो कितना होता है, तो ये आपका 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, तो नाभिक नाल की औसतन लंबाई 20 सेंटीमीटर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गर्भवती महिला में सिर के डिसेंट का पता लगाने के लिए कौन सा ग्रिप काम में ली जाती है। गर्भवती महिला में सिर के डिसेंट का पता लगाने के लिए, जब महिला गर्भ धारण करते हैं तो उसमें जो बेबी होता है उसके सिर का पता लगाने के लिए कौन सी ग्रिप का मतलब कि काम में लिया जाता है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया है कि फंडल, लैटरल, पैल्विक 1, पैल्विक 2। तो कौन सा लिया जाता है, उसके डिसेंट मतलब कि सिर का पता लगाने के लिए ग्रिप जो लिए जाते हैं यूज में, वो लिया जाता है पैल्विक 2। कौन लिया जाता है, तो पैल्विक 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि लगभग 25% मैटरनल डेथ
का कारण क्या है, ये हम लोग देखे भी थे। मेटरनल लेयर से 2 क्वेश्चन आ गया। एक तो संक्रमण है, दूसरा प्रसूति रक्तस्राव भी है। तो इस तरीके से ये सब है, लेकिन कह रहा है कि मतलब कि 25% उसका क्या कारण है। तो 25% जो सबसे ज़्यादा जो मैटरनल डेथ का कारण है मातृ मृत्यु दर का, वो क्या है, प्रसूति रक्तस्राव। प्रसूति में रक्तस्राव होने से क्या होता है, तो मतलब कि सबसे ज़्यादा मृत्यु दर का यही कारण बना हुआ। दूसरे नंबर पर क्या है, संक्रमण। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि पिटोसिन के इंजेक्शन के दौरान होने वाला खतरा क्या होता है, बीपी का बढ़ जाना, संक्रमण, गर्भाशय का फट जाना या झिल्ली का जल्दी फट जाना। तो पिटोसिन के इंडक्शन के दौरान, पिटोसिन का जब इंडक्शन कराया जाता है तो सबसे बड़ा जो खतरा रहता है वह क्या चीज़ का रहता है, तो गर्भाशय के फट जाने का। क्या चीज़ का, तो गर्भाशय के फट जाने का। और इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।